शादी एक समझौता पार्ट 22। सोना से बात करने के कुछ देर बाद माही और दीपक कॉलेज चले गए। सोना भी अपने ख्यालों में उलझी हुई अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाकर भी माही बेचैन थी। उसे बार बार मयूर की याद आ रही थी। वो जल्दी से जल्दी उसे देखना चाहती थी। शाम को क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल चले गए। उस समय प्रेमा जी वहाँ नहीं थी। वो दोनों विजय जी से मिले। दीपक ने उन्हें बताया कि विराज का केस खत्म हो गया है और उसे सजा हो गई है। ये खबर सुनकर विजय जी को थोड़ा संतोष मिला। फिर दीपक ने मयूर का हालचाल पूछा। विजय जी ने बताया, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मयूर के दिमाग में गहरी चोट की वजह से वो होश में नहीं आ रहा है। दिमाग के अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है। इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उनकी बात सुनकर दीपक और माही को झटका लगा। दीपक बोला, क्या अब क्या होगा? मयूर ठीक कैसे होगा? विजय जी बोले, हम सोच रहे हैं कि मयूर को विदेश ले जाएं। वहाँ मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। उसने ही बताया कि मयूर जैसे केस को वहाँ अच्छी तरह हैंडल किया जाता है। वहाँ मयूर के ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं। दीपक और माही गहन उदासी में डूब गए। माही ने धीरे से पूछा, तो अब आपने क्या सोचा है? माही डर रही थी कि कहीं मयूर को उससे दूर न ले जाया जाए, लेकिन उसकी सलामती के लिए ये जरूरी था। वो इस बात को समझ रही थी। विजय जी बोले, हमें मयूर को लेकर जाना ही होगा। अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो शायद मयूर कभी ठीक ना हो। यहाँ वैसे भी कितने दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इससे बेहतर होगा कि हम स्पेशलिस्ट को दिखाएं। विजय जी की बात सुनकर माही के आंखों से आंसू बहने लगे। मयूर से दूर होने की बात सोचकर ही उसका दिल टूट गया। विजय जी ने कहा, इस तरह हिम्मत मत हारो बेटा, अभी तो सफ़र बाकी है। माही रोते हुए बोली, वहाँ मयूर तो ठीक हो जाएगा ना अंकल? विजय जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार उसके साथ रहेगा। तभी प्रेमा जी वहाँ आ पहुँची। उन्हें कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो आधे रास्ते से वापस हॉस्पिटल लौट आईं। माही को वहां देखते ही वो गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम फिर यहाँ आ गई? तुमसे मना किया था ना मैंने कि मेरे बेटे से दूर रहो, फिर क्यों आई हो यहाँ? माही रोते हुए बोली, आंटी मैं बस मयूर को देखना चाहती थी। प्रेमा जी बोली, तेरी वजह से मेरा बेटा जिंदा लाश बन गया है। फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहाँ हमें तकलीफ देने आ गई? माही बोली, आंटी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं मयूर से प्यार करती हूँ। प्रेमा जी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से अभी। माही बोली, आंटी मुझे एक बार मयूर से मिलने दीजिए, फिर तो आप लोग उसे विदेश ले जाएंगे। जाने से पहले सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ उससे, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। प्रेमा जी बोली, कभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम आज के बाद कभी भी मेरे बेटे से मिलो। उसके ठीक होने के बाद भी मैं तुम्हें उसके आसपास नहीं देखना चाहती। प्रेमा जी की कड़वी बातें सुनकर विजय जी ने प्रेमा जी से कहा, बस करो प्रेमा, क्या बोलती जा रही हो? तुम भी जानती हो मयूर और माही दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसकी सजा तुम केवल माही को क्यों दे रही हो? अगर मयूर आज सही सलामत होता तो तुम्हारे माही के प्रति व्यवहार को देखकर वो तुमसे नफरत करने लगता। प्रेमा जी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। ये लड़की मेरे बेटे से नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। अगर किसी ने जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रेमा की बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया, खासकर माही को बड़ा सदमा लगा। प्रेमा की बात सुनकर और माही की हालत देखकर दीपक ने माही से घर चलने के लिए कहा, लेकिन माही तो जैसे जड़ गई हो। बिना मयूर को देखे उसके घर वापस जाने के लिए कदम नहीं उठ रहे थे। दीपक ने माही के कंधे कसकर थाम लिए और उसे ले जाने लगा।
लेकिन जाने से पहले वो एक बार पलटा और प्रेमा जी से बोला, जब तक मयूर बेहोश है आप अपनी मनमानी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन मयूर ठीक होगा तब आप उसे नहीं रोक पाएंगी, उसे रोक कर दिखाइएगा। ये कहकर दीपक पलटा और माही से बोला, चलो माही। माही बेजान सी चली जा रही थी और दीपक ने उसे मजबूती से थाम रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत दर्द में था। हॉस्पिटल से दोनों घर आ गए। दोनों चुपचाप से थे, तो सरिता जी ने ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। रात में भी खाना भी बड़ी मुश्किल से गले उतरा था उन दोनों के। थोड़ा सा खाना खाकर माही अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई। माही के जाने के बाद सरिता जी ने दीपक से पूछा कि मयूर कैसा है, हॉस्पिटल में क्या हुआ? माही इतना उदास क्यों है? खाना भी ठीक से नहीं खाया। सरिता जी के पूछने पर दीपक ने उन्हें सब बता दिया, मयूर की हालत और प्रेमा जी का माही के प्रति व्यवहार। उसने अपनी माँ से सब कहा और फिर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, माँ, माही कब तक यूँ दुख सहती रहेगी? क्या उसकी जिंदगी में अब कभी खुशी नहीं आएगी? हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे दुख पहुंचता है। सरिता जी दीपक का सर सहलाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, वक्त कब बदल जाए कौन जानता है। सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। आज माही परेशान है, लेकिन कभी उसे भी उसके हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी। बस हम लोगों का उसका सहारा बनना है। माँ की बातों से दीपक को थोड़ी शांति मिली। वो कुछ देर यूं ही माँ की गोद में सर रखे लेटा रहा, फिर सोचने लगा। सोना अपने कमरे से ये सब देख रही थी और सोच रही थी, काश दीपक और माही एक साथ होते तो इतनी मुश्किलें नहीं होती। उस रात माही एक पल को नहीं सोई। पूरी रात मयूर के दूर जाने के दुख में रोती रही। उसे रह रहकर प्रेमा जी की कही बातें याद आती। वो सोना चाहती थी, लेकिन अंदर इतना दर्द था कि उसे नींद नहीं आ पा रही थी। 4 बजे करीब उसने अपना सामान टटोला। उसमें उसे अपनी माँ की नींद की दवाई मिली। रेखा जी को जब नींद नहीं आती थी, वो यही दवाई लेती थी। माही ने भी एक गोली खाई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें ढलने लगीं और फिर वो सो गई। अगले दिन उसकी नींद एक शोर सुनकर देर से खुली। माही नींद में से उठी। वो सोचने लगी कि कौन होगा जो शोर मचा रहा है। फिर माही फ्रेश होने लगी और मुंह धोकर आई। अभी भी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो माही को लगा कि शायद दीपक का कोई फैमिली मैटर है, लेकिन जब बहुत देर तक आवाज़ आती रही तो माही से अपना हुलिया ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर वो क्या देखती है कि दीपक का परिवार एक औरत के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और वो औरत सोफे पर बैठी है। माही उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन आवाज़ से थोड़ी उम्रदराज लग रही थी। वो किसी बात पर गुस्सा थी और सबको डांट रही थी। अरुण जी और सरिता जी उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। ये देखकर माही को गुस्सा आया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो लोग किसी के आगे इस तरह हाथ जोड़ रहे हैं। माही गुस्से में उस औरत के तरफ आने लगी। माही को आता देख सरिता जी बोली, माही तुम अंदर जाओ। माही बोली, नहीं आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप लोग इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? जब से देख रही हूँ आप माफ़ी मांग रहे हैं। सरिता जी बोली, तुम जाओ माही, हम संभाल लेंगे। तभी वो औरत सोफे से उठी और माही की तरफ पलटी। उसने माही को घूर के देखा। माही ने देखा कि कोई 65-70 साल की कोई बुजुर्ग महिला है, लेकिन चेहरे पर अभी भी तेज है। चेहरे से थोड़ी खड़ूस किस्म की दिख रही थी। माही ने कहा, अच्छा तो आप हैं जो तब से अंकल आंटी पर गुस्सा कर रही हैं। दीपक बोला, माही अभी कुछ मत बोलो प्लीज। माही बोली, क्यों ना बोलूं? ये क्या कहीं की तोप हैं जो इनके आगे अंकल आंटी हाथ जोड़े? दीपक आहिस्ते से बोला, माही वो दादी है मेरी। इस बार माही के होश उड़ गए। वो सरिता जी और अरुण जी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उन दोनों ने भी दयनीय नजरों से इशारे में कहा, हाँ।
इस बार माही ने दादी को देखा जो उसे घूर रही थी। माही उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी दादी। दादी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सरिता जी की तरफ देखकर सख्त निगाहों से इशारों में पूछा, यही है वो? सरिता जी ने इशारों में हाँ कहा। फिर दादी ने माही से कहा, ये समय है तुम्हारे उठने का। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानती? दीपक ने इशारों में माही से उनके पैर छूने को कहा तो माही ने झुककर उनके पैर छुए। उन्होंने सधी हुई आवाज में कहा, सदा सुहागन रहो। उनका आशीर्वाद सुनकर माही समझ गई कि इन्हें शादी के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली क्योंकि पहले ही एक बार बोलकर उसने गड़बड़ कर ली थी। दादी अरुण जी से बोली, मेरे इकलौते पोते की शादी हो गई और मुझे आज पता चल रहा है। बहुत अच्छे, इसलिए शहर में रहने आए थे? यही सीखा यहाँ रहकर कि घर के बड़े बुजुर्गों को भूल जाओ? अरुण जी और सरिता जी उन्हें समझा रहे थे। माँ जी, सब बहुत जल्दी हो गया, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। दादी बोली, इतने दिन में तुम्हें एक बार भी टाइम नहीं मिला बताने का? दादी को गुस्से में देखकर दीपक बोला, दादी प्लीज नाराज मत होइए। दादी बोली, एक तो चुपचाप शादी कराया, ऊपर से कोर्ट मैरिज और मुझे कह रहा है कि नाराज ना हूँ। दीपक बोला, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए, फिर आप जो फैसला लेंगी हमें मंजूर होगा। दादी ने कहा, ठीक है बोलो। दीपक ने दादी को अपनी तरफ से कहानी सुना दी कि मैं और माही एक दूसरे को पसंद करते थे। माही के घर में केवल उसकी माँ थी, पिता की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। माही अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी माँ की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा माही का ख्याल रखूंगा। उनके स्वर्गवास के बाद कुछ लोग अकेले माही को परेशान करने लगे। मैं भी कहाँ तक माही का ध्यान रख पाता। फिर माही के रिश्तेदार भी माही के साथ रहने को तैयार नहीं थे, इसलिए आखिर में मैंने माही से शादी करने का फैसला लिया और बड़ी मुश्किल से माही को राजी किया। दादी बड़े गौर से दीपक को सुन रही थी। दीपक फिर बोला, आप ही बताइए दादी, क्या किसी की मदद करना गलत है? अगर माही को यूं ही अकेला छोड़ देता तो कल को उसके साथ कुछ हादसा हो जाता तो फिर मैं क्या करता? बोलिए दादी, क्या मैंने गलत किया? दादी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, मदद करना तो गलत नहीं है, लेकिन तभी दीपक बोल पड़ा, देखा, मुझे पता था दादी जरूर समझ जाएंगी। दूसरों की मदद करना मैंने दादी से ही तो सीखा है। दादी बोली, पहले बात तो सुन ले पूरी। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन चुपचाप शादी करना तो गलत है। और कोर्ट की शादी भी कोई शादी होती है? अरे तुझे शादी करनी थी तो पूरे विधि विधान से करता, इस तरह शादी कौन करता है? दीपक बोला, दादी उस समय हालात कुछ ऐसे हो गए थे, इतना सब करने का मौका नहीं था, और उस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ दादी। दादी बोली, ठीक है, तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रही हूँ। दादी की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। वैसे भी दादी कब तक अपने पोते से नाराज रहती। दादी सबको बहुत प्यार करती थी, खासकर दीपक से। बस थोड़ा सरिता जी से सास की तरह व्यवहार करती, लेकिन बुरा किसी का नहीं सोचती थी। तभी दीपक ने भी मौका देखते हुए कहा, तो आप माही को भी एक्सेप्ट करती हैं ना? दादी बोली, कोई और चारा है? फिर माही की तरफ देखती हुई बोली, माही, तुम शादीशुदा होकर ऐसे क्यों घूम रही हो? ना साज, ना श्रृंगार, बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के। तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं? दादी सरिता जी की तरफ तिरछी नजरों से देखती हुई बोली। तभी दीपक बीच में बोल पड़ा, दादी, आजकल लड़कियां ऐसे ही रहती हैं शहरों में, ये फैशन है यहाँ का। दादी बोली, इस घर में फैशन नहीं चलेगा। इस बार दीपक चुप रहा। फिर दादी सरिता जी की तरफ देखकर बोली, शादी के बाद की रस्में की कि नहीं? सरिता जी सर झुकाकर खड़ी हो गईं। दादी बोली, बहू शहर में रहकर सारे तौर तरीके भूल गई क्या? ये तो बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि कौन कौन सी रस्में होती हैं।
फिर दादी ने अरुण जी से कहा, अरुण, पंडित जी को फोन करो, कल घर में सत्यनारायण की कथा करवानी है, उनसे सारी जरूरी सामग्री लिखवाकर मंगवा लो। अरुण जी ने तुरंत अपने पंडित जी को फोन करके सारा सामान रख लिया। फिर दीपक से सामान लाने को कहा। दादी बोली, माही को भी लेके जा और इसके लिए कुछ साड़ियाँ लाना, कल से ये साड़ी पहनेगी। दीपक बोला, लेकिन दादी, इसे तो साड़ी पहननी नहीं आती। दादी बोली, तू इसका वकील है जो बार बार बीच में बोल रहा है, उसका मुंह नहीं है, अभी तक तो बहुत बोल रही थी, अब चुप क्यों है? माही धीरे से बोली, दादी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। दादी बोली, सीख लेना, तेरी सास को भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने सिखा दी थी, तुझे भी सिखा दूंगी। इसके बाद दीपक ने माही से तैयार होकर आने के लिए कहा। माही के जाने के बाद दीपक ने पूछा, दादी, आपके लिए भी कुछ लाना है तो बता दो, ले आता हूँ। दादी बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीपक बोला, गांव ले जाने के लिए कुछ चाहिए तो? दादी बोली, अभी आई हूँ और अभी जाने के लिए सामान ला रहा है। दीपक बोला, नहीं, वो मैं ये कह रहा था, जब भी जाओगी तो लेकर जाना। दादी बोली, जब जाऊंगी तब मंगवा लूंगी, अभी बहुत टाइम है। दीपक झट से बोला, कितना टाइम? असल में वो यही जानना चाहता था कि दादी कितने दिन में वापस जाएंगी। दादी बोली, क्यों, तुझे जल्दी है भगाने की? दीपक बोला, नहीं दादी, मैं तो बस पूछ रहा था, आप ज्यादा दिन यहाँ रुकती नहीं हो ना, इसलिए। हर बार तो 2-3 दिन में चली जाती हूँ। दादी बोली, इस बार 2-3 महीने तो रुकूंगी ही, उसके बाद मन किया तो गांव चली जाऊंगी, वरना नहीं। दादी की बात सुनकर दीपक के तोते उड़ गए। दादी का यहाँ रहने का मतलब माही के लिए नई परेशानी खड़ी होना। यूं तो दादी समझदार थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पुराने ख्यालों वाली थी। उनके यहाँ रहने से दीपक और माही दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली थी।